दोस्तों लास्ट ईयर हॉरर कॉन में आपकी फेवरेट क्रिएटर्स आए थे और उन्होंने कुछ बहुत ही दिलचस्प किस्से सुनाए थे। तो चलिए उन सब किस्सों को आज फिर एक बार साथ में मिलकर सुनते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज अपने फेवरेट क्रिएटर्स से लाइव सुननी है तो इस साल का हॉरर कॉन बिल्कुल भी मिस मत करना। हॉरर कॉन में इस साल बहुत कुछ हो रहा है, तो जल्दी से पिन कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करो और अपने टिकट्स बुक करो। See you at HorrorCon 2025. क्योंकि स्टोरी का नाम है पापा की परी। आई नो ये नाम यूज, मिसयूज, अब्यूज हो चुका है, लेकिन ये बात हकीकत है कि हर पापा के लिए उसकी बेटी परी ही होती है। ये कहानी है श्रेया की। श्रेया वैसे तो एक आम लड़की है, आज 13 साल की हो चुकी है। उसके फादर उसका बहुत ख्याल रखते हैं, इतना कि वो अपने नज़र से 1 मिनट को उसको ओझल नहीं होने देते। अपना काम भी घर से करते हैं, उसको स्कूल लेके जाता है, स्कूल से लेके आता है। उसका फादर दीपक ने अपनी लाइफ जैसे अपनी बेटी को डेडिकेट कर दी है। वो सब कुछ सिर्फ अपनी बेटी के लिए करता है, ऑब्सेस्ड है उसका ख्याल रखने के लिए। पर क्यों? वाई दिस ऑब्सेशन ऑफ टेकिंग केयर ऑफ सो मच? क्योंकि श्रेया वही बच्ची है जिसने 6 साल की उम्र में अपनी मां को पंखे से लटकते देखा था। और ऐसा ट्रॉमा, इतनी बड़ी चीज किसी के दिमाग से निकल नहीं सकती, आसान नहीं है। दीपक का मानना यह है कि अगर ज्यादा प्यार दिया जाए, ज्यादा ख्याल रखा जाए, तो शायद वो इस ट्रॉमा से बाहर आ सकती है। 6 साल से 13 साल की हो गई है, लेकिन एपिसोड्स उसके अभी भी होते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है, चीजें उठा के फेंकने लगती है, लोगों को मारने लगती है। कभी कभी कई दिन तक बिल्कुल खामोश रहती है, कुछ नहीं बोलती। कभी कभी अपने कमरे में बेड पे बैठकर खाली दीवार की तरफ देखकर बातें करती रहती है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। जब उससे पूछते, श्रेया क्या कर रही हो बेटा, किससे बात कर रही हो? मम्मा से। मम्मा आती रहती है ना, मम्मा आती है, मुझसे मिलती है, मैं मम्मा से बात करती हूँ। जब श्रेया 7 साल की हुई थी, उसको पहली बार उसकी मम्मा दिखी थी, उसकी मां के 1 साल बाद। दीपक को लगा कि शायद बच्ची है, ये ट्रॉमा आसानी से निकल नहीं पाया है, तो थोड़ा वक्त थोड़ा वक्त थोड़ा वक्त थोड़ा वक्त देते। ये वक्त देते 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 13 साल की हो गई है, लेकिन आज भी उसके एपिसोड्स वैसे ही हैं। और सबसे ज्यादा ये एपिसोड्स तब होते हैं जब उसकी मां की डेथ एनिवर्सरी आने वाली होती है। उन महीनों में वो इतनी वायलेंट हो जाती है, इतना एंग्शियस हो जाती है, इतना इतना ज्यादा उसको एंग्जाइटी अटैक्स होने लगते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया अटैक होने लगते हैं कि दीपक को कभी कभी समझ में नहीं आता कि करें क्या। पर दीपक उनमें से है, उनको लगता है कि मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। वो कुछ लोग होते हैं ना जिनको मेंटल इलनेस नहीं लगती, प्यार दे दो ठीक हो जाएगा। दीपक को लगता है कि अगर मैं एक्स्ट्रा केयर करूंगा, ऑब्सेसिवली ज्यादा केयर करूंगा, तो ठीक हो जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। जब वो 13 साल की होने वाली थी, तो 14 साल की होने वाली थी, तो जब उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी आने वाली थी, तो दीपक ने सोचा कि इसको कहीं लेके चलता हूं। क्या है ना, वो आज भी उसी घर में रह रहा था जिस घर में उसकी माँ ने आत्महत्या करी थी, बिकॉज ये घर उसका पुश्तैनी घर था। 4 जनरेशन से ये घर उनके पास था, तो वो छोड़ के जा भी नहीं सकता था। वो कमरा जरूर बंद करा दिया जहां पे वो उसने सुसाइड करी थी, पर उससे कुछ होता नहीं है। शायद दीपक भी अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहा था उस डेथ से। पर दीपक ने सोचा कि हम दोनों के लिए एक चेंज हो जाएगा, मैं अपनी बेटी को हॉलिडे पे लेके चलता हूँ। हाँ, पहाड़ों पे जाएंगे, हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, बाप बेटी एंजॉय करेंगे, खाना पीना करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। वो श्रेया को लेकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में चला गया। वहां खूब एंजॉय किया उन्होंने,
3-4 दिन वो बिनसर में बिताए। बिनसर के बाद उन्होंने जाने की सोची मुंशियारी। मुंशियारी उत्तराखंड का लास्ट ड्राइवेबल शहर है, उसके बाद बॉर्डर आ जाता है। बहुत दूर है, दिल्ली से तकरीबन 17-18 घंटे लगते हैं। 3 दिन बिनसर में बिताने के बाद, अच्छी मेमोरीज बताने के बाद, बॉन फायर किया, गाना गाए, खाना पीना किया, खूब अच्छा टाइम बिताया बाप बेटी ने। उसके बाद वो मुंशियारी की तरफ ड्राइव कर रहे हैं और टाइम सेव करने के लिए उसने सोचा कि मैं रात को ड्राइव कर लेता हूं, दिन में पहुंच जाएंगे, हमारा एक दिन बच जाएगा। रात में पहाड़ों के सुनसान रास्ते पे वो दोनों गाड़ी में चलते जा रहे हैं। न कोई गाड़ी आगे न पीछे, न कोई इंसान न कोई जानवर, कुछ नहीं दिख रहा, पर दोनों अपना मस्ती करते हुए जा रहे हैं। अचानक श्रेया बोलती है, पापा पापा मुझे भूख लगी है, पापा मुझे कुछ खाने को दो ना। तो वो अपने सामान में टटोलता है। चिप्स के पैकेट खाली पड़े हैं, बिस्किट के पैकेट खाली पड़े हैं, जितना सामान था सब खत्म हो चुका है। वो खरीदना भूल गया। उसने बेटा अब अभी कोई शॉप आएगी ना, मैं वहां से लेके आपको देता हूं। और जो लोग पहाड़ों पर जाते हैं उनको पता होगा कि 8-9 बजे के बाद पहाड़ों पर सब बंद हो जाता है। वो रात के 11:30 बज रहे थे। बहुत दूर चलता चला जा रहा है, लेकिन कोई दुकान नहीं मिल रही। अब श्रेया थोड़ी सी एंग्शियस हो रही है, पापा भूख लगी है, खाने को दो ना। प्रॉब्लम ये है कि अगर जल्दी उसको खाने को नहीं दिया और उसको एंजाइटी अटैक हो गया तो यहां बीच सड़क पर पहाड़ों के रास्ते में उसको कंट्रोल कैसे करेगा। तो उसको जल्दी कोई दुकान ढूंढनी है जहां से कुछ खाने का सामान लेके श्रेया को खिलाया जा सके। इतने में दूर सीधे हाथ पे एक सफेद लाइट नजर आती है, हल्की सी। उसको लगता है शायद कोई दुकान है, कोई घर है, मैं जाके इनसे पूछूंगा। बहुत तेज चलाता है तो देखता है कि एक छोटा सा ढाबा है जिसपे वो व्हाइट कलर की ट्यूबलाइट होती है ना पुरानी वाली, वो लगी हुई और फ्लिकर कर रही है। एक इंसान चारपाई पे लेटा हुआ है, एक अंदर बैठ के खुदा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। और एक अजीब सा बॉक्स रखा हुआ है, वो होते हैं ना रास्ते में जो आपने देखा होगा कि येलो कलर के शेल्फ होते हैं जिसमें जाला लगा होता है, इसको लॉक करके अंदर चिप्स लॉक कर देते हैं ताकि चोरी ना हो। वो वाला बॉक्स रखा हुआ है, उसमें कुछ चिप्स हैं जिसपे शायद कई दिन से धूल लगी हुई है, किसी ने कुछ लिया नहीं। वो गाड़ी साइड में पार्क करता है, श्रेया को बोलता है, बेटा आप यहीं रुको, मैं भी आया। गाड़ी से बाहर निकलता है, जो भी चिप्स चीजें उसके हाथ में आती हैं वो लेता है, 500 का नोट ऐसे डालता है और निकलने लगता है। फिर उसकी नजर उस इंसान पे पड़ती है जो चारपाई पे लेटा हुआ था और जो अंदर बैठा हुआ था। वो दोनों श्रेया को घूर रहे हैं, बहुत देर तक लगातार घूर रहे हैं। उसको थोड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ा क्रीपी सा लगता है। वो फटाफट भागता है अपनी गाड़ी की तरफ, गाड़ी खोलता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल पड़ता है। दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, श्रेया को खाने को देता है, श्रेया खाने लगती है और वो काम डाउन हो जाती है। अब वो चलता चले आ रहा है। वो जो लाइट ढाबे की थी वो रेयर व्यू मिरर में आहिस्ता 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 फेड हो रही है। जैसे वो लाइट फेड होने लगती है वो आगे बढ़ता है और अचानक धप एक आवाज आती है गाड़ी में और गाड़ी लड़खड़ा जाती है। वो लेफ्ट में रोकता है, देखता है कि गाड़ी का राइट बैक टायर फट गया है। अब इस रास्ते पर, सुनसान रास्ते पर गाड़ी खराब होना, श्रेया के साथ अकेले, वो क्या करेगा। फौरन डिक्की खोलता है, स्टपनी निकालता है तो स्टपनी भी पंक्चर है, उसमें हवा नहीं है, पंक्चर है, कुछ नहीं पता उसको, बट स्टपनी इस हालत में नहीं है कि उसको रिप्लेस किया जा सके। अब उसके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है, वो ढाबा जो कुछ देर पहले पीछे गया है। उसके कोने पे उसने एक टायर लटका हुआ देखा था और एक मशीन देखी थी जिससे गाड़ी के टायर में हवा भरी जाती है। उसको ध्यान आता है कि अगर मैं स्टपनी वाला टायर वहां लेके जाऊं और इसमें थोड़ी सी हवा भर लूं तो हो सकता है कुछ दूर मेरी गाड़ी चल जाए, कहीं पे मुझे कोई दुकान मिल जाए, कोई गांव आ जाए, मैं वहां पर रिप्लेस करा लूं। इसके अलावा कुछ और समझ नहीं आता। वो गाड़ी लॉक करता है, श्रेया से बोलता है, बेटा पापा ना अब इसको ठीक करा के आ रहे हैं, ठीक है आप ही रुकना। पापा प्लीज मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत जाओ ना प्लीज। बेटा अगर हमने ठीक नहीं कराया तो हम आगे कैसे जाएंगे।
वहां कैसे पहुंचेंगे? प्लीज बेटा, प्लीज पापा की बात मानो। नहीं पापा प्लीज मत करो ना ऐसे। बेटा पापा कह रहे हैं ना, आप अंदर बैठिए, सारे दरवाजे लॉक करिए, मैं चाबी लेके जाता हूं, कुछ नहीं होगा, आप पीछे की सीट पे आ जाओ, ऐसे छुप के बैठ जाना। श्रेया पीछे की सीट पे आ जाती है, सारे दरवाजे लॉक होते हैं, चाबी से लॉक करता है और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी का टायर लेके जाने लगता है। श्रेया पीछे की सीट पे छुप के बैठी हुई है, उसको सिर्फ गाड़ी का रेयर मिरर नजर आ रहा है, जिसमें उसके पापा आहिस्ता आहिस्ता फेड होते नजर आ रहे हैं। वो गाड़ी का टायर लेके जा रहा है और रेयर मिरर में फेड होता जा रहा है। पापा गायब है। अब श्रेया गाड़ी में अकेली है, बिल्कुल खूब अंधेरा है। श्रेया के दिल की धड़कनें बढ़ती हैं। पापा कब आएंगे? पापा पापा कब आएंगे? अब वो एंग्शियस हो रही है, उसकी एंजाइटी बढ़ रही है। पापा पापा कब आएंगे? हाँ मम्मा को बुलाती हूँ। मम्मा मम्मा आप आओगे? मम्मा 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 आ जाती है। उसको मम्मा गाड़ी में देखने लगती है। मम्मा आप आ गए? हाँ मम्मा थैंक यू मम्मा आप आ गए। श्रेया को ना बहुत डर लग रहा था मम्मा, पापा भी देखो ना छोड़ के चले गए। आप मेरे साथ रहना, आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। श्रेया को एंजाइटी अटैक हो चुका है, उसको अपनी मदर के हेलुसिनेशंस हो रहे हैं और वो घबरा रही है। उसकी घबराहट थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते अचानक उसकी नजर फिर से रेयरव्यू मिरर में पड़ती है। एक हल्की सी भीनी लाइट में पीछे एक सिलुएट सा नजर आ रहा है, एक काला साया। पर ये काला साया पापा जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि इसके ना हल्के से लंबे बाल लग रहे हैं और ये कुछ ओवरकोट सा पहना हुआ है और हाथ में भी कुछ कुछ पकड़ा हुआ है अजीब सा। मम्मा मम्मा कोई है? मम्मा देखो ना कोई है मम्मा, मुझे नहीं, कोई है मम्मा? देखो मिरर में दिख रहे हैं ना वो अंकल। वो आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब आंखें खोलती है, फिर घबरा के रेयरव्यू मिरर पे देखती है, वो साया थोड़ा सा और करीब आ चुका है। मम्मा मम्मा ये अंकल है, ये अंकल मुझे कुछ कर देंगे मम्मा, ये मुझे मारने आ रहे हैं, मुझे पता है मम्मा, ये मुझे मारने आ रहे हैं, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। उसकी घबराहट और बढ़ रही है। वो साया कुछ अजीब सी चीज हाथ में पकड़ा हुआ है। मम्मा वो क्या पकड़ा है मम्मा? वो सीट से उठ के देखने की कोशिश करती है। मम्मा ये क्या है इसके हाथ में? इसमें से क्या टपक रहा है? क्या है इसके हाथ में, इसमें क्या टपक रहा है मम्मा, क्या है? जब वो गौर से देखती है तो उसको पता लगता है कि उसके हाथ में उसके पापा का कटा हुआ सर है, उसमें से खून टपक रहा है। मम्मा ने पापा को मार दिया, मम्मा ने पापा को मार दिया, ये मुझे ही मार देगा मम्मा, प्लीज मुझे बचा लेना, प्लीज मुझे बचा लेना, प्लीज। वहां है क्या, वहां है क्या? अचानक से नॉक होती है दरवाजे में। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। वो साया करीब आ चुका है, अजीब सी शक्ल है उसकी, हाथ में उसके पापा का कटा हुआ सर है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। मम्मा मम्मा ये आ गया मम्मा, मुझे मार देगा मम्मा, मम्मा मुझे कुछ दो, मुझे बचाओ। करते करते उसके हाथ में उसके सामान में से एक चाकू आता है। श्रेया के हाथ में एक चाकू है। उस इंसान के पास पापा की चाबी भी है, क्योंकि उसके हाथ में पापा का कटा हुआ सर है। वो चाबी से खोलता है। मम्मा मम्मा ये अंदर आ रहा है मम्मा, मुझे मार देगा मम्मा। वो दरवाजा खोल चुका है, वो श्रेया की तरफ बढ़ता है। मम्मा ये मार देगा, मार देगा, मार देगा, मार देगा। वो आओ दिखाना ताओ, उसने हाथ से खंजर उसकी तरफ भोंकने शुरू कर दिए। जितना उसके अंदर जोर था उसने चाकू से उसके ऊपर वार किया, बहुत वार किया, बहुत वार किया, और वो बंदा ढेर हो गया। उसके बाद वो आंखें बंद करके मम्मा 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 चिल्लाती हुई बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके आसपास बहुत सारे लोग थे जो उसको लेके जा रहे थे, उसको बाहर निकाल रहे थे। 2 नर्सेस थी, एक एम्बुलेंस खड़ी थी, एक पुलिस की वैन खड़ी थी और एक लाश पड़ी थी। मम्मा मम्मी पापा को क्या हुआ? वो पापा को क्या हुआ है मम्मा? ये पापा कैसे मर गए मम्मा? पापा को किसने मारा मम्मा? ये पापा को किसने मारा?
हैं? मम्मा, मम्मा आपने बोला था ना उसको मार दो, मैंने मार दिया। मैंने नहीं किया, ये उस अंकल ने किया, मैंने नहीं किया। वो आदमी कोई और नहीं, श्रेया के फादर थे। उसको हेलुसिनेशंस में ये समझ नहीं आया कि वो इंसान कौन है, और उसने सिर्फ चाकू से उस पर वार किया, और उसका फादर अब नहीं था। उसको जाके लेके गए, एम्बुलेंस में बिठाया। एम्बुलेंस के विंडो में से वो मम्मा को देख रही है। मम्मा, मम्मा। उसकी मम्मा गाड़ी के पास खड़ी हुई, लाश के पास खड़ी हुई, हंस रही है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। थैंक यू। और अगर आपको ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से और सुनने हैं, और मुझसे नहीं बहुत लोगों से सुनने हैं, तो अक्टूबर 2025 को NSIC ग्राउंड ओखला में हॉरर कॉन सीजन 2 फिर से हो रहा है। उस हॉरर कॉन में मेरे जैसे बहुत सारे स्टोरी टेलर्स हैं जो ऐसे ही हॉरर के किस्से, कहानियां बहुत सारी लेके आने वाले हैं। तो हॉरर कॉन में तो जरूर मिलेंगे हम आपसे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हॉरर कॉन मिस कर पाए। मिस नहीं करना है। सी यू देयर। अच्छा, वैसे यहाँ पर कौन कौन लोग हैं जो भूत प्रेत पर यकीन रखते हैं और कौन कौन है जो नहीं रखता? पहले तो जो यकीन रखते हैं वो हाथ उठाए। अरे भाई, टिकट के पैसे वसूल। चलिए, आज मैं आपको एक दुर्घटना से रूबरू कराता हूँ। इससे पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ, जो लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम अक्षय वशिष्ठ है, और मैं अपने चैनल पे सारे वो रियल इंसिडेंट कवर करता हूँ जो लोग मुझे भेजते हैं, मतलब जो हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमें भेजते हैं। 2016-2017 मेरे लिए एक ऐसा टाइम था जहाँ पर मैंने भी यही सोचा था, यार यूट्यूब पे हम कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पर हम जनता को कुछ ऐसा दिखाएंगे जहाँ पर उन्हें हॉरर में थोड़ा सा और यकीन हो। मैं भी शायद इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, और कुछ लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। 2016 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और 2017 में मैंने उसे बंद कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस आए, लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, भूत नहीं दिखा पाए या फिर क्या हुआ। लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ एक्चुअली उस टाइम पे हुआ क्या था। गुड़गांव की एक लोकेशन जिसका नाम था प्लाजा, वहाँ पर हम गए थे, और हमने ये सोचा था यार कि थोड़ा बहुत हम मिर्च मसाला मारेंगे। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगा इस चीज़ को। और जब हम वहाँ पर गए थे, दिन में जब हम गए थे उस लोकेशन पे, तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पे क्या होने वाला है। ना ही मुझे ब्लैक मैजिक पे बिलीव था, ना ही भूत प्रेत पे यकीन था, जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें नहीं होता। मॉर्निंग में जब हम वहाँ पे गए थे, तो उस लोकेशन के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था, जो हमें बार बार बोल रहा था, मतलब दूर से इशारा कर रहा था नहीं। दिन में मैंने उस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि शायद एक प्रॉपर्टी है तो सामने वाला नहीं चाहता कि मैं वहाँ पर जाऊँ। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, जब हमने दिन में प्रॉपर्टी देख ली और रात को जब हम वापस गए, तो हमने डिसाइड इस तरीके से किया था कि मैं हूँ, मेरा कैमरामैन है। उस लोकेशन के पीछे एक कब्रिस्तान था। अब मैं एक चीज़ और जनता को बता दूं कि ये आगे इस तरीके से रिलेट हुई जिसने आज तक हमारे अंदर एक डर डाला हुआ है। जब हम इवनिंग में लोकेशन पे गए, रात की बात थी, आई थिंक 12-12:30 बजे थे, आ सके उस लोकेशन पे। प्रॉपर्टी पूरी अबेंडेंट थी। जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो हमारी प्लानिंग कुछ इस हिसाब की थी कि उस लोकेशन के पीछे एक कब्रिस्तान था। सुबह मैं वहाँ पूरा अच्छी तरीके से घूम के भी आया था उस लोकेशन पे, और मेरी नज़रों में ये था कि ठीक है ना भाई, 4 दोस्त है, कुछ नहीं होगा, देख लेते हैं। लेकिन जब हम रात को वहाँ पर पहुंचे तो वो सिक्योरिटी गार्ड अब भी वहीं पे था जो हमें मना कर रहा था। उस सिक्योरिटी गार्ड के पास मैं गया, कोशिश करी मैंने कि उससे बात करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार पुलिस ना बुला ले तो पंगे थोड़े ज़्यादा पड़ जाएंगे। जब मैं उस सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा, तब तक वो वहाँ से जा चुका था, वो कोई कोठी में बैठा था, तो एक्सटेंशन से उसे कोई कॉल आ गई थी। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ उस प्रॉपर्टी में घुस गया। जब हम वहाँ पे गए तो मॉर्निंग में हमारा ये प्लान था कि जब हम उस लोकेशन पे जाएंगे, जो कब्रिस्तान था उसके साइड में एक खिड़की थी, और कमरे की दूसरी साइड भी एक खिड़की थी। लेकिन हमारा प्लान ये था कि जब हम उस लोकेशन पे जाएंगे, उस जगह पे पहुंचेंगे, तो हम कैमरे के सामने उस कब्रिस्तान वाली जो साइड की खिड़की है उसे अचानक से बजा देंगे, ताकि हम कैमरा पे दिखा पाए कि यहाँ पर कुछ है। लेकिन
उसका मौका हमें मिला नहीं, क्योंकि सुबह जिस लोकेशन पे हम गए थे वहां पर हमने ना उस कमरे के अंदर, आपने सुना होगा जिसमें सामान रखा जाता है, कट्टा होता है जिसमें सामान रखा जाता है, उस कट्टे के नीचे कुछ एक नींबू जैसा रेड धागे से बांध के रखा हुआ था। और मेरे कैमरामैन ने मुझे बोला था कि अक्षय कुछ भी हो जाए इसको हाथ मत लगाइयो भाई। और मैंने बोला था भाई मैं पागल थोड़ी ना हूँ, अगर मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता कि भूत प्रेत होते दैट डजंट मीन कि मैं उस चीज़ को हाथ लगाने वाला हूँ। जब रात को हम वहां पे पहुंचे, 4 दोस्त, आपको पता है ना क्या क्या कर सकते हैं। हम अंदर गए, हम उस लोकेशन में घुसे, और जब मैं ऊपर गया, जब मैं कैमरा के सामने बोल रहा था ये चीज़ कि भाई हम इस लोकेशन पे आ गए हैं, क्रीपी वाइब्स आनी पहले ही स्टार्ट हो गई थी और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेचुरल माना जा रहा था, क्योंकि ऐसी लोकेशन पे आपको पता है क्या होता है। जब हम ऊपर गए और कैमरामैन मुझसे बोल रहा था स्टार्ट, मैंने कैमरा के सामने देखा और अचानक से बोला कि भाई ये क्या रखा हुआ है कट्टे के नीचे, और मैं उस नींबू को उठाने चल दिया। कैमरामैन ने लिटरली मुझे धक्का मारा, उठाया और बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो। और जब तक मैं अपने सेंसेस में वापस आता ना कि मैं क्या कर रहा था, इतनी देर में खिड़की बजी, लेकिन वो खिड़की नहीं थी जो कब्रिस्तान साइड बजानी थी। मेरे 2 दोस्त वहां पे खिड़की बजाने के लिए वेट कर रहे थे, खिड़की दूसरी तरफ की बजी और वो हमारे सामने से भागे भूत 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 करते हुए। हमने भी कुछ नहीं सोचा, हम भी पीछे पीछे भाग गए, घर के बाहर आए। मैंने उनसे पूछा भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपके साथ क्या हुआ। तो मैंने बताया यार ऐसे ऐसे, मेरे को कैमरामैन ने मना करा था, मैं पता नहीं कैसे नींबू उठाने चल दिया। तो उन्होंने बताया भाई आपको पता है जो खिड़की बजानी थी। हमने बोला तू बजाई तो तुमने, बोला आपने ध्यान नहीं दिया भाई, जो खिड़की बजानी थी वो नहीं बजी, जो दूसरी खिड़की थी वो अपने आप बजी थी। और जब हम दिन में गए थे उस लोकेशन पे, वो खिड़की ऐसी थी, इतना जंग लगा हुआ था उसमें कि वो नहीं बच सकती थी। उसके बाद मैंने इस चीज़ को ठान लिया कि यार मेरे दोस्त ना बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। हर किसी के अंदर इतना नहीं होता ना कि आपकी तरह वो भी यही चीज़ कंटिन्यू करने वाला है। यहाँ से ज़िंदगी बर्बाद होनी शुरू हो गई। मेरे दोस्तों के पेरेंट्स के कॉल आने स्टार्ट हो गए मेरे पास, जहाँ पर वो बोलते कि बेटा हमारे बेटे को किसी भी ऐसी लोकेशन पर लेके मत जाना। मेरे को लगा शायद इसके पापा कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि इसके मतलब मेरे दोस्त को कुछ गड़बड़ होगी आगे जाकर। उन्होंने क्या करा, आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना, मेरे दोस्त के पापा का कॉल आया और वो बोल रहे हैं कि बेटा उसे ना कुछ दिख रहा है घर में। मैंने बोला अंकल मतलब। बोले बेटा जब वो रात को सोता है ना तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे में कोई है। मैंने बोला ठीक है अंकल तो बोलेंगे ही ऑब्वियसली। मैंने बोला अंकल आप इतने श्योर कैसे हो सकते हो। अंकल ने बोला बेटा वो चीज़ मुझे भी दिखती है। ये चीज़ सुनने के बाद धीरे धीरे लगभग सारे लोगों ने चैनल को छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। 2017 में मैंने चैनल को बंद कर दिया। एंड में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था। मैं अपने कमरे में था, किसी से बात कर रहा था वीडियो कॉल पे, मेरा को एंकर था वहाँ पे। उसने मुझे बोला अक्षय भाई आपके पीछे कुछ है। मैंने बोला भाई क्या ही होगा। उस टाइम पे मेरे पास HTC डिज़ायर फ़ोन था। मैंने उसका कैमरा ऑन करा और मैं खड़ा हो गया, और वहाँ पर जो कैप्चर्ड हुआ था पूरा कैमरा फ्लक्चुएट हो गया था पूरी तरीके से। अब ये एक बैक स्टोरी थी जो मैंने आपको बता दी। अब इसके आगे मेरे दोस्तों के साथ क्या क्या हुआ शायद ही मैंने अपने चैनल पर बताया होगा, और बताया होगा तो मैंने इतना इन डेप्थ नहीं बताया होगा। मैंने उसके बाद जॉब ज्वाइन कर ली और मैं पढ़ाने लगा। मैं एक टीचर था। एकदम से मेरे एक दोस्त थे जो सिर्फ एक लोकेशन पे गए थे। उनकी मम्मी का कॉल आता है और उनकी मम्मी मुझे बोलती है कि अक्षय एक बार घर पे आना। घर पे जो मेरा दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं ले पाऊंगा, कि घर पे एक बार आ जाओ, उसकी हालत ठीक नहीं है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं वहाँ क्या देखने वाला हूँ। मैं अपने ऑफिस से डायरेक्टली फ्री होके उसकी लोकेशन पे गया और मैंने देखा वो बंदा अपने बेड पे लेटा हुआ है, जिसने अपना पूरा हाथ काट रखा है। उसके हाथ पे यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ कट्स के निशान थे। मैंने जब उसकी मम्मी को देखा तो मैं पहले दिमाग में यह आया कि शायद आशिकी वाला सीन है। बट फिर उसकी मम्मी ने मुझे पता क्या दिखाया, उसके तकिए के नीचे नींबू, उसके अंदर पिंस, उसकी टी शर्ट उठाई, उसके ऊपर पूरा ऑरेंज सिंदूर, उस लड़के के ऊपर माथे पे एक रेड सिंदूर, ऑरेंज सिंदूर जो पहाड़ी सिंदूर होता है। और उसकी मम्मी मुझसे पूछ रही थी बेटा क्या करना है। मैं बोला आंटी इसे इसी हालत में सोने दो। वहां पर एक दवाई का पत्ता रखा था जिसमें से सारी दवाइयाँ वो खा चुका था। मुझे नहीं पता वो दवाई किस चीज़ की थी, और मैं इतना सेंसेस में भी नहीं था कि मैं उस पत्ते को चेक करूँ कि उसमें दवाई क्या थी। मैं
और आंटी साइड वाले कमरे में बैठे और उन्होंने बोला तेरे को क्या लगता है। मैंने बोला आंटी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है क्या नहीं है। इतने में बगल वाले कमरे से एकदम से आवाज आती है जैसे कोई बहुत बुरी तरीके से गिरा है। भाई मुझे लगा आज कुछ ज्यादा ही सीन होने वाला है। उसकी मम्मी ने बिल्कुल ऐसे मेरे को बोल दिया एक बार जाके देखियो। मैंने कमरा खोला, वो कमरे की लाइट मैंने बंद करी हुई थी। जैसे ही मैंने लाइट ऑन करी मैंने देखा वो इंसान बेड पे नहीं है, वो इंसान मेरे पैरों पे पड़ा हुआ है। वो गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। बट मेन मुद्दा, ये आवाज किस चीज की आई थी। आपने देखा पहले एक टीवी ट्रॉली हुआ करती थी जिसके ऊपर नीचे पूरे कांच लगे होते थे। उसने उस ट्रॉली के कांच को तोड़ा, उसकी आवाज आई थी और वो अपना हाथ काटने की कोशिश कर रहा था। उसने हाथ काटने की कोशिश की, वो जो मोटा शीशा होता है ना उसका जिसमें धार नहीं होती, उससे उसका हाथ नहीं कटा। ये देखने के बाद मैं समझ गया था कि ये सीन छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। बार बार दिमाग में यही आ रहा था कि यार कुछ पैरानॉर्मल से रिलेटेड है या थोड़ा साइको तो नहीं हो गया। लेकिन फिर दिमाग में यार यार कल ही तो मेरे से मिला था, अचानक से ऐसा क्या हुआ। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, शायद आप बहुत सतर्क होने वाले हो। मैंने आंटी को बोला आंटी अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो मूवमेंट था ना वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डार्क था कि आप किसी को बेड पे लेटा के जा रहे हो, लाइट खोलो और वो कदमों में पड़ा है, तो ये जंप स्केयर से कम नहीं होता कि वो चेहरे पे कूद गया एकदम से। मैं बोला ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उस बंदे को मैंने उठाया। वो मेरे को बोलता है कि भाई मेरे को ना मीठा माजा पीनी है और सिगरेट पीनी है। मैंने बोला चल भाई बाहर। मैं उसे बाहर लेके गया। उस बंदे ने क्या करा, चलते हुए रोड पे एक मेरे ऐसे मेरे से भी ज्यादा हेल्दी बंदे को उसने चलते हुए चाटा मार दिया। अब भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं इसे संभालूं या उसे सॉरी बोलूं। मैंने बोला भाई सॉरी भाई इसने पी रखी है, मैंने ऐसे बोल दिया क्योंकि वो लड़खड़ा रहा था। वो बंदा वहां पे बैठा, उसने 2-2 लीटर की 2-3 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खत्म की, माजा की। उसने 4 सिगरेट ली। ऐसा लगा जैसे किसी एंटिटी ने भोग ले लिया है, मतलब जैसे कोई डिजायर पूरी हो गई है। मैं उसे घर पे वापस लेके आया और मैंने ठान लिया मैं इसके घर पे अब जल्दी से आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसके पापा नहीं थे, उनकी मम्मी मेरे से मतलब काफ़ी क्लोज थी, फैमिली फ्रेंड्स। उनकी मम्मी का दोबारा मेरे पास कॉल आया अगले दिन कि बेटा एक बार दोबारा आ जाओ। पहले तो भाई अब मैं सोच रहा था खस्सा दे दूँ, नहीं जाऊँगा। उन्होंने मुझे बुलाया। भाई ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली ना। जब मैं उनकी मम्मी से मिला, उनकी मम्मी ने बोला कि बेटा इसे आप धोला कुआं छोड़ाओ, वहाँ से राजस्थान की बस आती है, इसे बैठा दो, राजस्थान इसे इसके रिलेटिव के पास भेज देंगे। उस बंदे ने पता क्या करा था, वो जो दिन था ना दिन, उस दिन के टाइम पे उस बंदे ने पता नहीं कितने लोगों की गाड़ियां फोड़ दी थी, कितने लोगों से लड़ाई कर ली थी, और उसे कुछ भी याद नहीं था। मैं उसे प्लान के अनुसार धोला कुआं छोड़ाया। धोला कुआं के लिए वो बंदा निकला। मात्र पौने घंटे में जब तक मैं द्वारका वापस आया धोला कुआं से, मेरे पास दोबारा कॉल आ गया उसका कि भाई मुझे लेने आ जा। मैं बोला क्यों? बोला मेरी बस का एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर के पैर कट गए हैं। ड्राइवर ने बस को दे के मारा पता नहीं कहाँ पिलर पे, और बहुत बुरी हालत हो चुकी है। मैंने मना कर दिया, मैं भाई ऑटो पकड़ और घर आ जा, मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि अगला एक्सीडेंट मुझे मेरा ही दिख रहा था। कैसे न कैसे वो अपने घर आ गया। उसके बाद यही इंसिडेंट उसके साथ दोबारा होते रहे। उसके बार बार कुछ ना कुछ ऐसा होता था जहां पर घर में ब्लैक मैजिक का सामान मिलता था। अब सारी गुत्थी यहाँ पे समझ में नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था यार आपके ऊपर काफी ना वेट आ जाता है जब आपको पता चलता है आप हॉन्टेड लोकेशन पे गए थे, साथ में इसे भी लेके गए थे, कहीं मेरी वजह से तो ये सब कुछ नहीं हो रहा। और उसकी मम्मी ये चीज जानती है। लेकिन बाद में पता है क्या पता चला, जब काफी टाइम बाद किसी को उसे दिखाया गया तो पता चला कि उसके खुद के रिलेटिव्स ने ये किया था। उनके एक रिलेटिव थे जिनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम थी, और वो जो उनकी वाइफ थी रिलेटिव में वो पहाड़ से थी, तो वो पूरा तंत्र इनके ऊपर करके गई थी। ये चीज जब सामने आई, आप बिलीव नहीं करोगे, वो बंदा अभी तक ठीक नहीं हो पाया। कुछ लोग इसे स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इंसान दब गया है। आपने यकीनन पोजेशन बहुत करीबी से नहीं देखा, क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना कि ये चीज़ें कुछ नहीं होती, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग मानो, लेकिन कभी सुना है बुजुर्गों से, जो बुजुर्ग बोलते थे किसी का दिया मत खाना, बाहर अनजान इंसान से बात मत करना,
वो आप लोगों के लिए एक इशारा था, क्योंकि कभी भी बुजुर्ग आपसे झूठ नहीं बोलेंगे और कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिस पे आप यकीन ना मानो। और हमारे YouTube चैनल पे सारे वो रियल इंसिडेंट आते हैं जो आप में से ही कुछ लोग बताते हो। तो आज के लिए यहीं तक, और फिर कभी आगे मिलना होगा। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा 2024 का हॉरर कॉन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, बहुत सारे लोग आए थे। अब दोबारा इस चीज़ को दोबारा नए तरीके से बड़े लेवल पे किया जा रहा है। 2025 में हॉरर कॉन आ रहा है, 24-25 तारीख को अक्टूबर, ओखला NSIC में पूरा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि कर रहे हैं खूनी मंडे। तो कैसे हम मिस कर सकते हैं इस इवेंट को। और मैं आ रहा हूँ बखूबी अपने उन सारे रियल इंसिडेंट के साथ, हमेशा जो आपको बताता मैं आया हूँ। इस बार कुछ होने वाला है बहुत ज्यादा धमाकेदार। तो मिलते हैं इस इवेंट में, जिसको बनाते हैं कुछ स्पेशल अक्षय वशिष्ठ, और अक्षय वशिष्ठ की ऑडियंस वहां पर करेगी बहुत ज्यादा मजे, पिछले सीजन से ज्यादा। पिछली बार हुई थी हॉरर स्टोरी टेलिंग और बहुत सारे मीट एंड ग्रीट, लेकिन इस बार कुछ ऐसे बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो हमारे लिए भी होंगे, लेकिन कुछ चीजें हमें पता है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशली बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज की गई हैं। वहां पर मिलते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट होने वाला है, तो एंजॉय करेंगे उसी तरीके से। टिकट्स बुक कर लीजिए, क्योंकि इस बार स्लॉट्स बहुत ही ज्यादा कम होने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है हॉरर कॉन में। आप सभी का स्वागत है, खूब एंजॉय करेंगे। तो ना मैं कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, ना ही भूतिया जगहों पर जाता हूँ, और ना ही किसी को जाने की सलाह देता हूँ। जैसा कि मेरे बारे में बताया कि मैं हॉरर स्टोरीज के साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स लोगों के सामने रखता हूँ जो किसी ने कभी सुने नहीं होते। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं ऐसी बातें बताता हूँ जो हमारी असल ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो एक भूतिया कहानी है या हमारे कर्मों का फल है, ये डिसाइड करना आप लोगों का काम है। ये एक सच्ची कहानी है, लेकिन इसमें जो पात्र हैं उनके नाम मैं बदल दूंगा, क्योंकि वो लोग रियल लाइफ में मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई उनके ऊपर उंगली उठाए। जब मैं डिप्लोमा का स्टूडेंट हुआ करता था, मैं एक सर के पास ट्यूशन लेने जाता था शाम के समय। वो हमारे ही कॉलेज में प्रोफेसर थे। जब शाम को उनके घर में जाता था तो काफ़ी बड़ा बंगला था उनका। उसके ऊपर के फ्लोर पर एक कमरे से हमेशा एक लड़की के चीखने की, रोने की और दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आती थी। हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब होते थे, मेरे साथ 2-4 स्टूडेंट्स और भी थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई सर से पूछने की कि आखिर ऊपर क्या बंद है। एक दिन मैंने क्यूरियोसिटी में आकर अपने दोस्तों के साथ ये जानने का फैसला किया कि आखिर सर के घर में क्या रहस्य बंद है। तो हमने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करी। लोगों ने बताया कि सर की एक बेटी है 5 साल की, और वो मेंटली डिसेबल्ड है। उसको वो हमेशा बंद करके रखते हैं। रीज़न ये बताते हैं कि वो हार्म कर सकती है खुद को या दूसरों को डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए उसको केवल तब बंद करते हैं जब कोई उनके घर पर गेस्ट आता है या फिर कोई स्टूडेंट आता है। और ये बात जानने के बाद हमारा डर दूर हो गया। लेकिन जब हमने इस बारे में और पता लगाया तो पता चला कि सर की 2 बेटियां और भी थीं। वो दोनों ही मेंटली डिसेबल्ड पैदा हुई थी, और पैदा होते ही 1 महीने के अंदर दोनों की मौत हो गई थी। ये थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि हम लोग भी छोटे थे, बच्चे थे, ऐसी बातें करते थे कि सर की किस्मत में अच्छी संतान नहीं है, सर के काम ही कुछ ऐसे होंगे। बच्चे टीचर्स के बारे में बिचिंग तो करते ही हैं। ट्यूशन मैं जाता रहा, कोचिंग उनसे लेता रहा, सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो गए। पता चला कि सर के घर में करीब 6 महीने बाद पता चला कि सर के घर में एक बेटे का जन्म हुआ है। बेटा एकदम हेल्दी था। हम लोग सर को बधाई देने गए, सर ने मिठाई खिलाई, सब कुछ बढ़िया था। यहाँ तक कहानी एकदम नॉर्मल चल रही थी, जैसे आप लोगों के अड़ोस पड़ोस में होता है कि ठीक है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी के घर में थोड़े अजीब से बच्चे हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज हर फैमिली में चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ अब जो होने वाला था
वो बहुत ही शॉकिंग था। अब कहानी को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी बात, हम जब भी आत्माओं की बात करते हैं, भूतों की बात करते हैं या पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज एसोसिएट होती है, वो है फियर, डर। और ये फियर किस चीज का होता है? फियर ऑफ अननोन। रात के समय में, अंधेरे में, किसी अनजानी जगह पर जब हम जाते हैं तो हमें किस चीज का डर होता है? फियर ऑफ अननोन। हमें नहीं पता कि हमारे सामने कौन आ सकता है, हमारा किससे सामना हो जाए, राइट? लेकिन फियर ऑफ अननोन से भी बड़ा एक और डर है, विच इज फियर ऑफ कर्मा। सी, अननोन का फियर, हमें नहीं मालूम हमारे सामने कौन आ जाए, हमारा किससे सामना हो जाए, बट हमने अगर अपने अतीत में कुछ ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में सिर्फ हम जानते हैं, तो वो अतीत हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। और हमारे मन में हमेशा ये डर रहता है कि इसका जो कर्मा है ये लौट कर एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, 10 साल या 5 साल बाद हमारे सामने आएगा ही आएगा। और ये जो कहानी अब मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, इट्स ऑल अबाउट कर्मा। सर का बेटा 5 साल का हो गया, डिप्लोमा से मैं पास आउट हो गया था, लेकिन चूंकि सेम कॉलोनी में थे तो सर मिलते रहते थे, हाय हेलो होती रहती थी। सर का बेटा 5 साल का हुआ, सब कुछ ठीक था। उसके बर्थडे के, उस बच्चे के बर्थडे के जस्ट एक दिन पहले हमें पता चला कि उनका जो बच्चा था, जिसका बर्थडे था, वो घर की बालकनी से गिर गया। गिरा, नीचे स्कूटर खड़ा हुआ था बजाज का, एंड दिस स्टोरी इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय बजाज। बजाज का जो स्कूटर था पूरा मेटल बॉडी का था, और उस बच्चे का सिर उस हैंडल से टकराया और सिर फट गया। हम सब भी पहुंच गए और सर के साथ हम सब भी हॉस्पिटल गए। और बाद में, मतलब शाम को जब मैं फिर से गया वहां पर, तो ऐसा पता चला कि वो बच्चा बार बार ये बोल रहा था, आतिश नाम था उसका, कि मुझे दीदी ने धक्का मार दिया, मुझे दीदी ने धक्का मार दिया। तो उसकी मम्मी हमेशा ये कहती थी कि पता नहीं है, बालकनी में, मतलब दोपहर के टाइम खासकर जाता था और किसी के साथ खेलता रहता था, हमने भी ध्यान नहीं दिया, किसने धक्का दिया, घर में तो कोई था नहीं। कुछ टाइम सीसीटीवी वगैरह का भी इतना कल्चर नहीं था, आजकल तो हर घर में होता है। थोड़ा सा मेरा दिमाग घुमा और हमने फ्रेंड्स से मिलकर पता लगाया, तो पता चला कि सर का जब बच्चा पैदा हुआ था, उसके 1 साल बाद उनकी जो 5 साल की जो बच्ची थी, उसकी डेथ हो गई थी। डेथ कैसे हुई थी? यू विल बी शॉक्ड टू नो, निमोनिया से। कैसे निमोनिया हुआ? मोहल्ले की आंटियों से बड़ा सीसीटीवी कोई नहीं होता। तो इधर उधर की अफवाहें उड़ती रहती थी, तो उन्होंने ये बताया कि ये लोग बच्चा होने के बाद, लड़का होने का चाहते ही नहीं थे कि वो लड़की घर में रहे। इट वॉज लाइक बर्डन। तो वो उस लड़की को कमरे में बिना कपड़ों के रखते थे, रात में उसके ऊपर ठंडा पानी डालते थे, और कभी कभी तो ठंड की रात में उसको बालकनी में ही बंद कर देते थे, मुंह बांध कर। चूंकि काफी बड़े मकान थे, और जैसे आजकल होते छतों से छत लगी रहती है, वैसे मकान नहीं है। बट ये हाँ कि आंटियों को सब पता चल जाता था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर इस बात में सच्चाई होती तो शायद अभी वो सर जेल में होते, ओनर किलिंग के केस में। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बात आई गई हो गई थी। इस बात को 4 साल हो गए थे बच्ची के जाए हुए। लेकिन ये जो अब घटनाएं हो रही थी उनके घर में, उससे धीरे धीरे अफवाहें और ज्यादा बढ़ने लगी। एग्जैक्ट 5 साल की वो बच्ची थी जब वो निमोनिया से मरी। कोई केस नहीं हुआ, ठंड लग गई, डेथ हो गई। बट ठंड कैसे लगी, ऐसा क्या हुआ, किसी को नहीं पता। 7 दिन तक इलाज चलता रहा उस लड़के का, और फाइनली पता चला हमको कि वो नहीं रहा। ठीक है, शायद कुछ हुआ होगा, बैड लक, बुरी किस्मत। कहते हैं ना, कभी कभी वक्त इंसान का साथ नहीं देता। उसके बाद करीब 6 महीने बाद मुझे सर मिले। मैं मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीद रहा था, तो वो जा रहे थे, तो मैंने पहचान लिया उनको, सर कैसे हैं आप, कैसे क्या चल रहा है।
मेरी भी नई नई जॉब लगी थी तो मैं भी एक्साइटेड था, हर किसी से मिलता था तो बताता था कि सर जॉब लग गई है मेरी। तो मैंने कहा चलो इनसे भी बात कर लेते हैं। अब तो घर में ये सब माहौल हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। सर काफ़ी उदास थे, उनकी बहुत दाढ़ी वगैरह बढ़ी हुई थी। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जॉब छोड़ दी है अपनी, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। रीज़न था उनकी वाइफ की डेथ। उनकी वाइफ की सडनली डेथ हुई। इतना डिटेल में उन्होंने मुझे नहीं बताया, फिर मैंने जब बाद में पता लगाया तो मुझे पता चला कि बच्चे के मर जाने के बाद इनके घर में बहुत अजीब चीज़ें हुई। तब मैं भी इस फील्ड में नहीं आया था, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था और हम भी इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। हमें भी लगता था ठीक है, लोगों का तो काम है हर ऐसी घटना को भूतों के साथ जोड़ देना जो समझ में नहीं आती। बट कहीं ना कहीं आज जब इस घटना के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मे बी कुछ तो ऐसा उस घर में हुआ था जिसका बदला, जिसकी कीमत उस लड़के ने चुकाई। शायद वो जो लड़की थी 5 साल की, उसने 5 साल एग्जैक्ट वेट किया, 5 साल तक लड़के का सुख लेने दिया हमारे सर को, क्योंकि शायद उन्होंने उस लड़की को 5 साल तक जिंदा रखा था और 5 साल का कर्ज चुकाने के बाद उसने सर की ज़िंदगी से हर वो सुख छीन लिया। फाइनली अभी उन्होंने वो मकान खाली कर दिया है, खंडर पड़ा है वो मकान। अभी भी कभी उस साइड से निकलता हूँ तो देखता हूँ उस मकान की हालत, याद आती है कि हम लोग कभी बच्चे थे वहाँ जाते थे और आज उस जगह पर कोई फटकता भी नहीं है। सर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये थी एक सच्ची कहानी जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी। मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाता क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ इन चीज़ों पर। जब आप विश्वास करते हो तो आपके मन में डर होता है, आपको मालूम है आपकी फैमिली है। जस्ट फॉर व्यूज़ या फिर एडवेंचर के लिए ऐसी जगहों पर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि हम नहीं समझते कि ये चीज़ें कितनी पावरफुल हो सकती है। इनके पीछे भी साइंस होगा, इनकी भी एक दुनिया होगी, बट जिस चीज़ को आप नहीं समझते, मेरे हिसाब से उनसे दूर रहने में ही भलाई है। इसीलिए जब मैंने YouTube का अपना कैरियर स्टार्ट किया तो हॉरर स्टोरीज में मैंने सिर्फ भूत की कहानियां नहीं बताई, मैंने उन कहानियों के पीछे छुपी वो बैक स्टोरीज लोगों के सामने लाने की कोशिश की, जिससे ऑडियंस से रिलेट कर पाए कि आखिर इस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ क्यों। किसी को पजेस्ट किया गया, किसी के घर में काला जादू हुआ, किसी के साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, तो आखिर उसके ही साथ ऐसा क्यों हुआ, उसकी बैक स्टोरी क्या थी, उसका अतीत क्या था। तो छोटी सी थी ये कहानी, आप लोग ही डिसाइड करें कि ये एक भूत की कहानी थी, इसमें जो भी हुआ वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, या फिर ये था कर्मों का फल। बाकी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। दिस इज गौरव पटारे। थैंक यू। दिल्ली में हो रहा है हॉरर कॉन, और जहां पर आपसे मिलूंगा, मैं दूंगा आपके सभी सवालों के जवाब, मिलकर करेंगे हम बहुत सारी मस्ती धमाल। टिकट्स लाइव हो चुके हैं, जल्दी से अपने टिकट ले लो और मिलते हैं हॉरर कॉन में। So first of all, I would like to thank Team Khuni Monday for organizing this beautiful event. ऐसे बोलने को शायद ये ऑडियंस के लिए एक इवेंट है, बट द थिंग इज कि जो चीज़ कम्युनिटी के लिए होती है वो मुझे लगता है कि क्रिएटर्स को हेल्प करती है। तो आई थिंक it's for us, it's for the creators also. So thank you so much Khuni Monday for this. Now I would like to introduce myself. My name is Vikal Kashyap, and some of you maybe know me as Ahat on Instagram and Vikal Kashyap on YouTube. Yeah. So guys, अभी मैं सीधा इंसिडेंट की तरफ बढ़ूंगा। आपने बहुत सारे इंसिडेंट पहले सुन रखे होंगे, जैसे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, भूत प्रेत से रिलेटेड, है ना। तो आज का जो ये इंसिडेंट रहने वाला है, इट्स क्वाइट डिफरेंट बाकी चीज़ों से। सो लाइक आई सेड, मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल का एक इंसिडेंट लेके आया हूँ अभी मैं आपके सामने। सो द थिंग इज़ कि हमारे धर्म में ऐसा माना जाता है कि अगर शाम को सनसेट के बाद किसी की डेथ होती है तो उनको उस टाइम के बाद जलाया नहीं जाता, राइट ओके। एंड अदर देन दैट, ऐसा भी माना जाता है कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनके साथ जो भी लोग रात को होते हैं वो सब एक साथ नहीं सोते हैं। सो ये जो इंसिडेंट है इसी के बारे में है। इंसिडेंट होगा कुछ
1960s के अराउंड का। एंड मुझे इसके बारे में कैसे पता, तो जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ग्रुप जिनके साथ ये हुआ था, बट एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट ही वॉज नॉट देयर, राइट। सो क्या हुआ, 1960s के अराउंड ऐसे ही एक इंसान था। एक डिस्ट्रिक्ट हमारा अभी भी सेम ही है, जो विलेज था उस टाइम पे अलग था, अभी अलग है, राइट। सो एक इंसान था 60 के अराउंड उसकी एज थी, एंड उसको एजमा था, राइट। और उसी ड्यूरिंग उसकी उसी वजह से डेथ हो गई थी। एंड बहुत सारे लोग थे, गांव के लोग पहले बहुत प्रेफर करते थे ऐसी जगहों पे जाने के लिए। आजकल शायद कम जाते हैं, पर उस टाइम पे बहुत जाते थे। बट लेटर ऑन रात होते होते लाइक 11-12 बजे तक मैक्सिमम वापस आ जाते थे। जो कुछ एजड लोग होते थे वो रुकते थे, यंगस्टर्स मोस्टली वापस आ जाते थे। और रीज़न उसका ये रहता था मेनली कि सुबह अगले दिन, आई डोंट नो अबाउट हियर, पर अगले दिन उठ के वो सुबह लकड़ी वगैरह खुद ही काटते थे जंगल से उस इंसान को जलाने के लिए, राइट। सो इस तरह से चीज़ें होती थी। सो ये इंसिडेंट भी कुछ इसी तरह का था। शाम को देवर सो मेनी पीपल, पर उसके बाद धीरे धीरे लेटर ऑन जैसे 12-1 बजे का टाइम हुआ तो मैक्सिमम लोग वापस अपने घर चले गए थे। देवर 7 पीपल, 2 जो जिसकी डेथ हुई थी उसके फैमिली मेम्बर्स थे, 4 गांव के लोग थे, और एक और इंसान था उसके अलावा जो कि था नगाड़े वाला। नगाड़ा अगर आपको नहीं पता तो नगाड़ा ढोल की तरह ले सकते हैं इसको, ठीक है। वो इंसान रात भर वहीं पे बैठा रहता है, देखता रहता है कि जो भी बॉडी के अराउंड लोग बैठे हैं, अगर उसमें से सारे के सारे लोग सोने वाले हों तो वो नगाड़ा बजा देता है, सो दैट लोग जागते रहें, सोए ना सबके सब, ओके। सो ऐसे ही इंसिडेंट था। बट ये जो रात थी, ये बाकी जो रातें होती थी ऐसी वाली, उनसे काफ़ी अनफॉर्चुनेट थी, या फिर ये बोलो कि जो लोग वहाँ पे थे वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट थे, राइट। तो इसी तरह का ये सब कुछ चल रहा था। 12-1 बजे के अराउंड, जैसे मैंने आपको बताया, 7 लोग रह गए थे। धीरे 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 2-2:30 बजे के अराउंड के सिनेरियो हुआ था कि जो मैक्सिमम लोग थे वहाँ पे, सातों के सातों वो सो चुके थे, इंक्लूडिंग दैट नगाड़ा वाला। सो क्या होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में पूछा था कि अगर सारे के सारे लोग सो जाएं उसके सराउंडिंग, तो होता क्या है, ये हो सकता है कि कुछ सैकड़ों साल पहले कुछ ऐसा हुआ हो जिससे लोग इन चीज़ों पे यकीन करते हो। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, जब जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें पास ऑन होती हैं, फिर बाद में हम सोचते सोचते उनको मिथ समझने लग पड़ते हैं कि इट वॉज ऑल अ मिथ, है ना। इन पे यकीन नहीं करता चीज़ों पे कोई भी, पर ऐसे इंसिडेंट फिर से हो जाते हैं जस्ट टू रिमाइंड पीपल कि ऐसी चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं। ये भी उसी का एक पार्ट था। असल में होता क्या है, ऐसा माना जाता है कि जब सारे के सारे लोग अगर सो जाएं जो बॉडी के अराउंड होते हैं रात को, तो माना जाता है कि जो मुर्दा होता है, जो डेड बॉडी होती है, वो उठ जाती है, और जो जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे सराउंडिंग में, उनको साथ में लेके जाती है शमशान घाट तक। वहाँ पे उनकी चिताएं बनाती है और उनको जला देती है जिंदा। ऐसा होता है, ठीक है। उन्होंने भी सुना था, कुछ लोग मिथ मानते थे, कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों ने शायद देखा भी था इन चीज़ों को। तो इस तरह से ये सब कुछ चल रहा था। अभी ऐसा ही एक अनफॉर्चुनेट सीन इनके साथ भी हुआ। लाइक आई सेड, ये सारे के सारे लोग जो थे वो सो चुके थे, और इस ड्यूरिंग सेम सिनेरियो हुआ। ये जो इंसान था जिसकी जो बॉडी थी वो सच में उठी, और वो फैमिली के एक मेंबर को लिटरली वहाँ से उठा के लेके जा रही थी साथ में। और बट दे वर फॉर्चुनेट इनफ कि जो नगाड़े वाला वो इंसान था, उसकी आंख खुल गई एकदम से, और जब उसने उसको देखा तो जो ये बॉडी थी, इसका एक पैर घर के दरवाजे के बाहर था, एक पैर घर के दरवाजे के अंदर था, और इसने कंधे पे एक फैमिली मेंबर को उठाया हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज़ और इंक्लूडेड है इसमें। ऐसा माना जाता है कि अगर ये जो बॉडी होती है किसी भी इंसान को, लेट्स से कि वहाँ पे 7 लोग थे, एक भी इंसान को अगर बाहर ले जाए तो बाकी के जो लोग होते हैं वो एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं, कि मतलब वो उठ ही नहीं पाते उसके बाद चाह के भी। अगर उनमें से एक भी बाहर चला गया तो मीन्स के सबके सब जाएंगे, और ऑब्वियसली वो जो बॉडी होगी वो उनको जला देगी। इट्स लाइक दैट, ओके। सो ऐसे इंसिडेंट था नगाड़े वाली की। जैसे आँख खुली तो उसने देखा कि जो बॉडी थी वो उस फैमिली मेंबर को बाहर लेके जा रही थी। उसका एक पैर दरवाजे के बाहर था, एक पैर दरवाजे के अंदर था। नाउ जस्ट इमेजिन, आप ऐसी सिचुएशन में हो, अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं कोई हो, बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, आप गए हो कहीं पे जहाँ पे कोई बॉडी है, आप सोते हैं और उठते हैं तो देखते हैं कि आपके सामने जिसकी बॉडी थी वो बंदा सच में चल रहा हो। ना थिंक कि उस नगाड़े वाले पे क्या बीत रही होगी उस टाइम पे। बट ही वॉज ब्रेव इनफ, उसने अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखा, उसने तभी के तभी नगाड़ा बजा दिया। तो उससे हुआ क्या, सारे के सारे जो सो गए थे फैमिली मेम्बर्स वो उठ गए, और ये जो बॉडी थी वो वहीं के वहीं गिर गई दरवाजे पे ही, जिसकी वजह से सबकी होश खुली। तो सबने देखा कि ये सच में जो चीज़ें वो सुनते आ रहे थे काफ़ी सालों से वो उनके साथ हो गई थी। बट शायद वो फॉर्चुनेट थे कि टाइम रहते ये सब कुछ नॉर्मल हो गया था, वो बच गए थे। अब इसके बाद क्या था, जो फैमिली मेम्बर्स थे वो तो ऑब्वियसली नहीं सो पाए, सोना तो दूर की बात, वो सोच भी नहीं पाए सोने के बारे में।
एंड इस तरह से उनके बैठे बैठे फिर सुबह हो गई। जो मैक्सिमम यंगस्टर्स थे, जैसा मैंने आपको बताया, वो घर चले जाते हैं मैक्सिमम, और रीज़न यही रहता है कि वो लकड़ी वगैरह खुद ही काटते हैं अगले दिन। तो इसका सिनेरियो भी कुछ इसी तरह से था। जो मैक्सिमम यंगस्टर्स थे वो अगले दिन उठे, उनको पता नहीं था सिचुएशन क्या हुई है वहाँ पे, सीधा वो जंगल चले गए, लकड़ी वकड़ी काटी उन्होंने, और वो उन लकड़ियों को लेके शमशान घाट चले गए। बट द थिंग इज, जो सबसे हॉरिफाइंग चीज़ थी वहाँ पे, जैसे वो शमशान घाट पे पहुंचे तो वहाँ पे सर्कल पे 7 चिताएं बनी हुई थी। नाउ यू नो किसने ये बनाई थी, क्यों बनाई थी, और किसके लिए बनाई थी। जब लोगों को इसके बारे में पता लगा, मतलब ऑब्वियसली जब बॉडी को वहाँ पे लेके आए तो दे सॉ इट। अब सबको, जिन चीज़ों को लोगों ने मिथ मारना शुरू कर दिया था धीरे धीरे, उन पे फिर से सबको यकीन हुआ। एंड लाइक आई सेड, ये कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं है जो किसी सब्सक्राइबर ने शेयर किया हो या फिर किसी इंसान ऐसे ने शेयर किया हो जिसको मैं जानता नहीं हूँ। लाइक आई सेड, माई ग्रेट ग्रैंडफादर वॉज देयर, उन्हीं लोगों के साथ। सो उन्होंने उसके बाद किया गया, जो ये बॉडी थी इसके लिए अलग से चिता बनाई, उसको जलाया। जो 7 चिताएं थी उनको भी उन्होंने डिसमेंटल नहीं किया बल्कि जलाया, क्योंकि उन चीज़ों को अशुभ माना जाता है अगर उसको डिसमेंटल करते वैसे के वैसे। तो इस तरह से ये जो इंसिडेंट था वो वहाँ पे ख़त्म हुआ। बट इट्स अराउंड 1960, तो तब के बाद से लोगों में यकीन है ऑब्वियसली, जिन्होंने खुद से देखा है। बट धीरे धीरे लाइक आई सेड, अभी अगली 1-2 जनरेशन के बाद लोग फिर से इन चीज़ों को मिथ मारना शुरू कर देंगे। बट यू नेवर नो, फ्यूचर में कभी किसी फैमिली के साथ ऐसा हो सकता है। सो नाउ यू नो, अगर अनफॉर्चुनेटली आप किसी ऐसी सिचुएशन में जाओ, आप किसी ऐसी जगह पे जाओ, तो लाइक आई सेड, नाउ यू नो आपको क्या करना है और क्या नहीं। सो ऑलराइट, दैट्स माय टाइम गाइस, थैंक यू सो मच, आई होप you had a great time. And yes, one more thing, I would like to thank you all for being an amazing audience. You guys are so good. Thank you so much. हाय एवरीवन, विकल कश्यप दिस साइड। हॉरर कॉन में लास्ट ईयर आपने मेरे बताए हुए हिमाचल के इंसिडेंट को बहुत ज्यादा प्यार दिया, एंड इस बार मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। हॉरर कॉन इस बार फिर से आ रहा है 25 और 26 अक्टूबर को। इंटरेस्ट में गाइस, इस बार का हॉरर कॉन पिछली बार से बहुत बड़ा होने वाला है, जहां पे आपको एक्साइटिंग गेम्स देखने को मिलेंगी, बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात जो होने वाली है वो होने वाली है हैलोवीन पार्टी। तो मैं खुद तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबसे मिलने के लिए, और साथ ही आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ हिमाचल का एक और भयानक इंसिडेंट। सो रेडी हो जाओ, अपनी टिकट्स बुक कर लो, 25 और 26 अक्टूबर हॉरर कॉन में मिलते हैं। ना बहुत दिखाता हूँ क्रिएटर थे इंडिया के जिन्होंने मुझे इस फील्ड में पुश किया। सो यही एक स्टोरी है, यही एक कहानी है सागर तिवारी की और सच तिवारी की। एक यही मेरा मोटो है, ना भूत दिखाता हूँ ना भूत छुपाता हूँ, मैं तो सिर्फ सच दिखाता हूँ। मैं आ रहा हूँ हॉरर कॉन में, और मिलते हैं आपसे, और वहां पे हॉरर को सेलिब्रेट करेंगे और बहुत सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हॉरर कॉन में, बुक योर टिकट्स और जल्दी जल्दी टिकटें ले लो और फिर मिलो मुझे वहां पे। तो ये स्टोरी है महाराष्ट्र के एक चौल के बारे में। चौल के बारे में आप सबने सुना होगा। चौल एक ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत सारी फैमिलीज एक साथ रह रही होती, और ऐसी ही एक फैमिली थी आदित्य की, जिसकी ये पूरी स्टोरी है। तो आदित्य चौल में रह रही होती है अपने मॉम और डैड के साथ। अगर हम आदित्य के बारे में बताएं तो आदित्य बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, एक होनहार लड़की जो सबकी अच्छे से रिस्पेक्ट करके बातें करती है, सबके साथ अच्छे से पेश आती है। तो चौल में जितने भी लोग थे सब आदित्य को काफ़ी पसंद करते थे। बट इन्हीं लोगों में से एक ऐसी औरत थी जिसे आदित्य बिल्कुल पसंद नहीं थी। इनफैक्ट उस औरत को तो कोई भी पसंद नहीं था। वो औरत बड़ी अजीब सी थी, बड़ी क्रीपी सी थी। मतलब जो लोग बताते हैं वो ऐसा था कि उस औरत से चौल में कोई भी बात नहीं करता था, वो अकेले ही रहती थी। उसके खुद के जो बच्चे थे और जो उसका पति था वो उसे छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो औरत बड़ी, मतलब उसकी वाइब भी बहुत गंदी सी थी। जब वो आती थी लोग लिटरली साइड हो जाते थे कि भाई आप चले जाओ, हमें आपसे बात नहीं करनी। बताया जाता है कि रात के करीबन 1 बजे वो औरत हमेशा अपने रूम से जाती थी। कहाँ जाती थी किसी को नहीं पता। हमेशा उसके हाथ में एक बैग रहता था काले रंग का, जिसमें कुछ लोगों ने देखा है कि कुछ जानवर होते थे और कभी कभी कुछ हड्डियाँ होती थी। और वो करीबन 2-3 घंटे के बाद वापस आती थी। 4 बार बज जाते थे, और जब वो वापस आती थी तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता था। और सबको कहीं ना कहीं ये शक था कि ये औरत कुछ तो करती है, कुछ अजीब ही करती है। तो ये उस औरत की बैक स्टोरी थी। अब हम आदित्य पर आते हैं। आदित्य, जो मैंने बताया कि वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, तो उसकी बहुत अच्छी ऑफिस में
बहुत अच्छी जगह जॉब लग जाती है, अच्छा खासा पैकेज होता है। तो अदिति अब अच्छा कमा रही है और जो चौल के लोग हैं वो अदिति के लिए काफ़ी खुश है कि ठीक है यार, अच्छी लड़की है, अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, सब खुश है। तो अब अदिति क्या बोलती है अपने घर वालों को कि अब मेरे पास पैसे अच्छे आ रहे हैं, मैं कमा अच्छी रही हूँ, तो अब हम इस चौल से चलते हैं ना, कहीं और अच्छी जगह शिफ्ट होते हैं और अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। घर वाले भी बोलते हैं कि हाँ, मतलब अगर पैसे आ रहे हैं तो एक बेटर लाइफ जीने का हक तो सबको है, तो चलते हैं ऐसा। तो ये अभी प्लानिंग कर रहे हैं शिफ्ट होने की, कि घर वाले बोलते हैं कि हमें ना एक काम आ गया गाँव में, तो 3-4 दिन लगेंगे, गाँव चलते हैं, वो काम निपटा के वापस आते हैं। अब अदिति बोलती है कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा ऑफिस चल रहा है और 3-4 दिन की छुट्टी शायद मुश्किल होगी। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम हो आते हैं, तुम 4 दिन यहीं रह लो, अकेले ही हो जाएगा, चल जाएगा, राइट? तो अदिति बोलती है हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप हो आओ। अब अदिति का क्या रूटीन होता था? उसका रूटीन होता था कि वो सुबह उठती थी, अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करेगी और फिर ऑफिस चले जाएगी। घर में कोई है नहीं, चौल में भी उसका कोई ऐसा दोस्त वोस्त नहीं था, तो वो मतलब पूरा दिन ऑफिस में ही रहेगी, वहीं डिनर करेगी और फिर घर आ जाएगी, घर में आके सोएगी। बस उसका यही रूटीन था ये 4 दिन तक। 2 दिन बढ़िया निकलता है, अच्छे निकलता है, बट तीसरे दिन कुछ ऐसा होता है जो अदिति ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो ऑफिस से डिनर विनर करके आई है और वो सो रही है। रात के करीबन 1-1:30 बज चुके हैं। आदित्य आराम से सो रही है कि अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। उसकी नींद खुलती है क्योंकि उसको कुछ आवाज़ आई होती है। उसको एक्चुअली किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आती है, चैंटिंग की। वही कोई चैंट कर रहा था। आदित्य को समझ नहीं आ रहा कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। घर में कोई नहीं है और इतनी रात को, रात के 1-1:30 बज चुके हैं, इतनी रात को। तो आदित्य मतलब वो जैसे जैसे आवाज़ आ रही है ना वो मंत्र पढ़ने की, उसका सर भारी होने लग गया। उसको ऐसा अजीब सा लगने लगा है। तो क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं कि आवाज़ आ कहाँ से रही है आखिर। वो निकलते अपने रूम के बाहर निकलते हैं, आगे पीछे देखते तो उसे समझ आता है कि ये जो आवाज़ है ये उस औरत के रूम से आ रही होती है। एक्चुअली वो जो औरत होती है जिसके बारे में मैंने बताया था, क्रीपी सी औरत, उसका जो रूम होता है वो अदिति के ही फ्लोर में होता है, जस्ट बगल में ही। तो जाती है, वो औरत के रूम के बाहर जाती है और ऐसे नॉक करती है, तो आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है। मंत्र पढ़ने की जो आवाज़ आ रही है अब वो नहीं आ रही और अदिति बोलती है कि आप प्लीज़ सो जाइए, आप जो भी कर रहे हो प्लीज़ कल कर लीजिए, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे सोना है। और ये बोलकर वो वापस आ जाती है और फिर से सोने लगी है कि उसे वापस से वो मंत्र पढ़ने की आवाज़ें आ रही है। बट इस बार डिफरेंस ये है कि वो जो आवाज़ आ रही है वो कहीं दूर से नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि जस्ट उसके रूम के बाहर कोई खड़ा है और वो पढ़ रहा है और बहुत बहुत गुस्से में पढ़ रहा है। तो आदित्य को ऐसा लगता है कि वो जो औरत है वो वैसे ही थोड़ी सी पागल सी है, तो वो गुस्से में आ गई होगी, अब क्या ही मैं उससे लड़ूँ। वो कैसे तो अपने कान वान बंद करके सो जाती है। ठीक है, रात निकल जाती है। अब अगले दिन की सुबह होती है। अदिति अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही है और ऑलरेडी उसे लेट हो चुका है, तो जल्दी जल्दी से खाना वाना प्रिपेयर करती है। वो लंच बॉक्स अपना पैक करती है और निकलती है। जैसे ही निकली है वो मेन गेट खोला उसने और उससे नीचे देखा तो नीचे एक थाली पड़ी हुई है। इस थाली में सिंदूर रखा हुआ है, कुछ चूड़ियाँ रखी हुई है और लाल कलर की साड़ी रखी हुई है। आदित्य को समझ नहीं आ रहा ये रखा किसने। हो सकता है कोई पहले आया हो, उसने मुझे आवाज़ दी हो, बट मैं सो रही होंगी तो शायद मुझे पता नहीं चला होगा, तो वो छोड़ के चला जाओगा। और अदिति वैसे लेट हुई है ऑफिस के लिए, तो जल्दी से वो थाली उठाती है, अपने हॉल में रखती है और चले जाती है। अब वो ऑफिस चले गई है, ऑफिस में नॉर्मली अपना काम कर रही है। लंच वंच करने के बाद जब वो काम करने बैठती है तो उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है। आदित्य को लगता है कि कोई तो है जो उसे स्टॉक कर रहा है, जैसे कि कोई उसके पास ही है। ऑल्दो है कोई नहीं, वो दूर दूर तक हर जगह देखते कोई भी नहीं है, लेकिन उसे ऐसा अजीब सी फीलिंग आ रही है एकदम। ठीक है, इस फीलिंग के साथ आदित्य ने कम से कम काम तो नहीं कर पा रही थी, बट हाँ कोशिश कर रही थी कि तभी उसको एक आवाज़ आने लगती है किसी के मंत्र पढ़ने की। और ये आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान में कोई बोल रहा है और वो हर जगह देख रही है, कोई भी नहीं है, लेकिन वो मंत्र अभी भी उसके दिमाग में चल रहे और उसका सर फिर से सेम वैसे ही जैसे पिछली रात को भारी हो रहा था वैसे ही भारी होने लगा। और धीरे धीरे उसकी हालत और ख़राब हो रही है। जो उसके कलीग्स थे, जो ऑफिस में उसके दोस्त थे, वो उसे बोलते हैं कि यार तेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, एक काम कर, तू घर जा और तू आराम से रेस्ट कर, दवाई ले और जब ठीक हो जाएगी तब आइयो।
अदिति भी ऐसे करती है, वो घर चले जाती है। जब घर जाती है थोड़ी सी दवाई लेती है और वो सो जाती है। उसको ऐसे ही लगता है कि हेलुसिनेशन होगा, कल मैंने ये सब चीज़ें सुनी है तो दिमाग में वही चीज़ें घूम रही होगी, और मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ऑब्वियसली शुरू शुरू में सब डिनाइल में ही रहते हैं, सेम अदिति के साथ भी था। अब वो सो गई है और उसे पता भी नहीं चला कब रात के 10-11 बज चुके हैं। जब 10-11 बज गए थे तब अचानक से उसकी फिर से आँख खुलती है, क्योंकि उसको वापस से वो मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। बस डिफरेंस इतना था कि ये आवाज़ इस बार ऐसी लग रही थी जैसे कि एक औरत और एक आदमी दोनों साथ में वो मंत्र पढ़ रहे हो। ये आवाज़ कुछ इस टाइप की थी और ये इतनी ज़्यादा भयानक थी कि वो इस साइड लेटी हुई है, मतलब वो इस साइड उसने फेस कर रहा है दीवार की साइड, और ये पीछे की साइड से आ रही है आवाज़। तो घूम के देख नहीं पा रही क्योंकि वो डरी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे देखूं भाई, कुछ दिख जाए कुछ हो जाए तो क्या करूंगी मैं। वो बस मन ही मन में भगवान को याद कर रही है। काफ़ी देर तक वो मंत्र पढ़ने की आवाज़ उसे मतलब आ रही है और एक टाइम बाद वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। अदिति को लगता है ओके ठीक है, शायद अब सिचुएशन ठीक है, अब मैं एक बार देख सकती हूँ मुड़कर। अदिति जब मुड़कर देखती है तो जो उसे दिखता है वो लिटरली पागल हो जाती है। वो चिल्लाने लग जाती है क्योंकि अदिति को दिखता है कि उसके जस्ट बगल में एक औरत बैठी हुई है जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसने लाल कलर की चूड़ियाँ पहनी हुई थी, और जो सिंदूर था वो उसके माथे में पूरा ऐसे फैला हुआ था, और वो बहुत क्रीपी तरीके से अदिति को देखे जा रही थी और हंस रही थी। अदिति चिल्लाने लग जाती है, उसे देखते ही बहुत जोर से चिल्लाती है। अब चौल में क्या होता है, जो जितने भी घर है ना वो पास पास में सबके रूम्स, तो अगर एक कोई इतनी रात को चिल्लाया ना तो सबको सुनाई देगा। सब बाहर आ जाते हैं, सब अदिति के रूम के बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि अदिति तू तू ठीक है ना, अदिति सही है, तू क्या हुआ तुझे। अदिति का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अदिति के मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका है। अब जो बाकी लोग होते हैं वो बोलते हैं यार एक तो लड़की अकेली है, ऊपर से उसके घर वाले भी नहीं है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो क्या करते हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं। दरवाज़ा कैसे कैसे करके तोड़ते हैं और अंदर घुस जाते हैं। पूरे घर में अंधेरा था। ये लोग अपनी फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और कैसे कैसे फॉलो कर रहे हैं, पूछ रहे हैं अदिति कहाँ है, अदिति तू ठीक तो है। कोई रिस्पॉन्स नहीं। बट अचानक से इन्हें ना आवाज़ आने लग जाती है किसी के चैंटिंग की, कोई फिर से मंत्र पढ़ रहा था, और इस बार जितने भी लोग थे सबको आ रही थी। सब वो फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके उस आवाज़ को फॉलो करते हैं। तो वो अदिति के रूम तक जाते हैं और जब वो देखते हैं कि एक कोने में अदिति बैठी हुई है, वो लिटरली उसने अपना फेस ऐसे रखा हुआ है और बस वो कांप रही है, वो मंत्र पढ़े जा रही है। सब उसके पास जाते हैं और पूछते हैं अदिति तू ठीक तो है, अदिति क्या हुआ। जिसपे एकदम से जब वो अपना फेस ऊपर करती है तो सब डर जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर वो अदिति को किस हालत में देखते हैं। अदिति ने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, अदिति ने लाल कलर की चूड़ियाँ पहनी हुई थी, और उसके माथे में भी सिंदूर पूरी तरीके से फैला हुआ था, और वो वही मंत्र पढ़े जा रही थी जो उसको पहले सुनाई दे रहे थे। वो कभी वो मंत्र पढ़े जा रही है, कभी एकदम अजीब तरीके से सबको देख रही है, कभी रो रही है, कभी बोल रही है मुझे बचा लो, वो मुझे ले जाएंगे, और कभी बोल रही है कि मैं तुम सबको मार दूंगी, अजीब तरीके से, क्रीपी तरीके से। वो सब अदिति के मॉम डैड को कॉल करते हैं। मॉम डैड अगले ही दिन वापस चौल में जब आते हैं तो अदिति की जो हालत देखते हैं उन्हें विश्वास ही नहीं होता। किस कंडीशन में वो अदिति को छोड़ कर गए थे और 4 दिन में अदिति की क्या कंडीशन हो चुकी है। बताया जाता है कि जो अदिति की कंडीशन है वो अभी भी सुधरी नहीं है। उसके मॉम डैड ने कितने लोगों को दिखा दिया है, बाबा जी को, मौलवी जी को, मतलब जिन को दिखा सकते थे, डॉक्टर्स को, तांत्रिक को, सबको, बट अभी भी अदिति की कंडीशन वैसी ही है। आज भी वो रात को मंत्र पढ़ने लग जाती है, आज भी वो चिल्लाने लग जाती है, रोने लग जाती है। एक टाइम था जब उस चौल में सब आके अदिति से मिलते थे, सबको अदिति पसंद थी, बट अब का टाइम है जब लिटरली अदिति को एक अलग ही रूम में रखा जाता है और लोग बस दूर से ही देखना पसंद करते हैं, मतलब पास तो जा ही नहीं सकते। तो ये थी गाइस अदिति की स्टोरी, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जो ऑफिस में ही थी, उसने हमसे शेयर कर दी थी। सो दैट्स इट गाइस। हे गाइस, तो मैं यहाँ पे एक अनाउंस करना चाहता हूँ कि दिल्ली में सबसे बड़ा हॉरर फेस्टिवल होने वाला है। शायद आपको पता ही होगा इसके बारे में, हॉरर कॉन नाम से है। पहला सीजन हमने करा था पिछले साल और मजा आ गया था, और इस बार
इसका सेकंड सीजन बोल दो या फिर ऐसा बोलो कि सेकंड ईयर है, और ये आने वाला है और बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करा जा रहा है, बहुत मजा आने वाला है। मैं वहां आ रहा हूँ और मेरे जैसे बहुत क्रिएटर्स है, हॉरर के चाहने वाले बहुत ऐसे लोग आने वाले हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल करी हुई है उन्होंने, और ये आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देकर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज 25 और 26 फ्री रहना। दोस्तों पिछले साल हमने इंडिया का सबसे बड़ा हॉरर फेस्टिवल किया, हॉरर कॉन, और आपने हमें उसके लिए खूब सारा प्यार दिया, आप सपोर्ट किया, आप वहां आए, अपने फेवरेट हॉरर क्रिएटर्स से मिले, खूब सारी मस्ती करी, खूब सारे हॉरर गेम्स खेले, खूब सारे हॉरर विलन से मिले, हैलोवीन हम लोगों ने सबने साथ में मनाया। इस साल हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हॉरर कॉन, जो कि होने वाला है पिछले साल से और भी बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि इस साल हम पूरे 2 दिन तक हॉरर को सेलिब्रेट करेंगे। आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर्स आएंगे, हम एक हॉरर की पार्टी करेंगे जहां हम नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे और खूब सारे मजे करेंगे। तो आओ हॉरर कॉन में 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को हो रहा है NSIC ओखला दिल्ली में। और दोस्तों हॉरर कॉन के अपडेट्स के लिए हॉरर कॉन इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल अभी फॉलो कर लो, लिंक इन द पिन कमेंट। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना मत भूलना।